हसीना की पार्टी के सांसदों के घर पर भी हमला किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सांसदों के घरों पर हमला कर रहे हैं। कई बांग्लादेशी सांसदों के घर में तोड़फोड़ की गई है। तो दफ्तर में आग लगा दी गई है। जो मुख्यालय था अवामी लीग का यानी शेख हसीना की पार्टी का जो मुख्यालय था उसमें आग लगा दी गई। जो सांसदों के घर हैं उसमें भी तोड़फोड़ की जा रही है। यानी अगर आप अवामी लीग की लीडरशिप से ताल्लुक रखते हैं तो इस वक्त आप बांग्लादेश में ढाका में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। और देखिए एक और ताजा तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। बंगबंधु की एक और मूर्ति में आग लगा दी गई है। कुश्तिया 5 रोड चौराहे पर आग लगा दी गई है बंगबंधु की प्रतिमा में। ये देखिए आप तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस वक्त किस तरह से उबाल पर है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा थी, उसके ऊपर चढ़ गए थे प्रदर्शनकारी और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे। अब ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंगबंधु की एक और मूर्ति चौराहे पर लगी, इस मूर्ति को आग के हवाले कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। सुमित, एक तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ अभी क्या जानकारी मिल रही है शेख हसीना के एयरक्राफ्ट को लेकर? कब तक वो दिल्ली लैंड कर सकती हैं और यहां से आगे की प्लानिंग क्या है? दिल्ली के बाद आखिर वो कहां जा सकती हैं, कहां रवाना हो सकती हैं, इसे लेकर कुछ डिटेल मिल पाई है क्या? देखिए बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपने बांग्लादेश के हालातों के बारे में पूछा। अभी करंट सिचुएशन ये है कि उनके जो चीफ जस्टिस है उनके घर को अटैक कर दिया गया है। वहां पर लगातार हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार अवामी लीग के जो ऑफिसेज है उनको टारगेट किया जा रहा है और ये सारी स्थिति जो है वो खास तौर पर आप देखें पूरे बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस को, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है लगातार। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चीफ जस्टिस हों, जो अवामी लीग के जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े एमपीज हैं, होम मिनिस्टर है, सबके घर को एक साथ अटैक किया जा रहा है। और शेख हसीना की अगर आपने बात की, 5 बजे के करीब कहा जा रहा था, 5 साढ़े 5 बजे के करीब उनका जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद वो लंदन की तरफ रवाना होगी। वो लंदन जा सकते हैं या फिर यूरोप के किसी और देश जा सकते हैं। इसको लेकर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है समीर की वो थोड़ी देर रुकने के बाद भारत से यहां से रवाना होंगी और उनकी मूवमेंट को भी थोड़ा सीक्रेट रखा गया है क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कहीं अटैक ना हो। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से घटनाक्रम बदला है उससे ना सिर्फ पूरा बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया भर की नजरें इस समय शेख हसीना और बांग्लादेश पर ही है। जी, हमारे साथ कमर आगा भी जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार एक्सपर्ट हैं। कमर साहब, एक बहुत अहम मुद्दा जो इस वक्त बांग्लादेश में हालात बने हुए उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त आवामी लीग के नेताओं को, लीडरशिप को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके घर पर टारगेट किया जा रहा है। यानी जो भी डिस्पेंसेशन में अथॉरिटीज़ हैं, जो पावर जिनके हाथ में थी, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है। ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ था। जो आम युवा थे वो रोजगार को लेकर सड़कों पर उतर रहे थे। ये राजनीतिक कितना है और इसमें आम लोगों की भागीदारी कितनी है? क्योंकि आम लोग हैं इस वक्त जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसी में बीच में शामिल है राजनीतिक दल भी। सुमेरा, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ के ऊपर स्टूडेंट मूवमेंट जो शुरू हुआ था उसमें बाद में वहाँ की जमात इस्लामी ने उसको ज्वाइन किया। उनकी छात्र संगठन जो है जमात इस्लामी की, उसने ज्वाइन किया। अब फिर उसके अलावा जो प्रो पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है वहाँ पे जो काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी समय से हैं, हुजी जैसा जिसने भारत में और ये जो ईस्टर्न इंडिया है इसमें काफ़ी उपद्रव भी मचाया था, बंगाल के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में। ये सारे ग्रुप जो इस वक्त अराजकता फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये प्रो पाकिस्तानी ग्रुप हैं। ये चाहते हैं कि शेख हसीना और उनके साथ साथ पार्टी को भी ख़त्म किया जाए किसी सूरत से, और वो उसको कर रहे हैं। ये वो ग्रुप हैं जो एंटी इंडिया हैं। ये वो ग्रुप हैं नहीं चाहते थे कि भारत के साथ अच्छा संबंध हो। और ये लोग जो है लेकिन बांग्लादेश में एक चीज हमने देखी है, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सेकुलर भी है। वहाँ काफी समय से टसल सेकुलरिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट वहाँ पे चल रही है। और अब ये है कि शेख हसीना से उम्मीद थी बहुत, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गई और वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन इतनी। फिर ऐसे में कमर आगा साहब, ये भी बड़ा सवाल है कि हालात यहाँ तक क्या पहुंचे? मिस हैंडलिंग हुई है सिचुएशन को, हालात को सही से हैंडल नहीं किया शेख हसीना ने। क्या वजह रही कि हालात यहाँ तक पहुंच गए? कई वजहें थी। वो एक ग्रुप के पीछे जैसे होता है, लीडर्स बैठ जाते हैं, चंद खुशामद खोरे जिसे कहते हैं, वो इनको घेर लेते हैं और वो उसी में उन्हीं के साथ थी। वो उनको ट्रस्ट में, उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करती थी। जनता से उनका टच बिल्कुल
कट गया था। वो जनता के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी कि वहाँ पे किस तरह का मूड है, क्या है, वो समझ नहीं पा रही थी। और दूसरी बात ये कि वहाँ के ऊपर जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप है वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, दूसरी जगहों पे भी है। उससे जिस तरह की लड़ाई होनी चाहिए थी इन्हीं ने नहीं लड़ाई की, बल्कि इन्हीं ने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया उस ग्रुप से, जो और घातक हुआ। उसकी वजह से ये और सक्रिय होते चले गए और अंत में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके, हाँ, अगर ये लंबी लड़ाई लड़ती, सड़क पे उतरती, उन लोगों के खिलाफ कैंपेन करती तो नहीं होता, लेकिन उन्हीं ने ऐसा न कर कंप्रोमाइज करने से और हालात बिगड़े हैं। अगर फिर दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ इकोनॉमिक बहुत खराब थी। जीडीपी तो बढ़ रहा था, लेकिन ये कि रिच एंड पुअर गैप जो था पैसे वालों का और गरीबों के बीच में, वो भी बहुत बढ़ रहा था। ये फिर एग्रीकल्चर, बिल्कुल, यानी वजहें आपके हिसाब से कई थी और गलतियां भी कई हुई हैं शेख हसीना की सरकार से, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, देश से भागना पड़ा है। ढाका एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, ये एक और ताजा अपडेट आ रही है। ढाका एयरपोर्ट पर सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। तो आप देखिए बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। ये जो वहां से खबरें आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं ढाका एयरपोर्ट पर सारे के सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना की पार्टी के एक और दफ्तर में आगजनी हुई है। यानी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दफ्तर मुख्यालय में आग लगाई गई, अब एक और दफ्तर में आग लगाई गई है, ये जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ आगजनी की। देखिए ये तस्वीरें, देखिए शेख हसीना की पार्टी के आवामी लीग के एक और दफ्तर में किस तरह से आग लगा दी गई है। यानी जहां पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां पर भी आवामी लीग के दफ्तर हैं, आवामी लीग की लीडरशिप है, बड़े नेता हैं, वहां टारगेट किया जा रहा है और उनको निशाना बनाकर वहां पर आगजनी की जा रही है। पार्टी दफ्तर को, आवामी लीग के एक और पार्टी दफ्तर था जिसमें आग लगाई गई है। इसके अलावा जो मुख्यालय था ढाका में, उसमें तो बहुत पहले आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई है। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि शेख हसीना इंदिरा गांधी के साथ नजर आ रही हैं। उस वक्त पिता के तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी, जब उनके पिता का तख्ता पलट किया गया था। अब उनका तख्ता पलट किया गया है। जबकि दूसरी तस्वीर आप देखेंगे बांग्लादेश से शेख हसीना जब रवाना हुई हैं और अब सवाल कायम है कि क्या शेख हसीना फिर भारत में शरण लेंगी। फिलहाल जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है वो तो यही है अमिताभ जी कि वो भारत में शरण नहीं लेंगी। दिल्ली आकर वो लंदन या फिनलैंड के लिए या फिर किसी दूसरे यूरोपीय देश के लिए रवाना हो सकती हैं। लेकिन बांग्लादेश के हालात अब किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर अभी जो वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है जमाते इस्लामी, उसने जो कहा है कि हमारा ढाका मार्च पूरी तरह से कामयाब रहा। ये तो सीधे तौर पे बता रहा है कि ये स्टूडेंट्स या नौजवानों का आंदोलन नहीं, बल्कि इस आंदोलन के पीछे एक पॉलिटिकल मंशा भी थी जो कामयाब हुई। बांग्लादेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। जमाते इस्लामी उसको सपोर्ट करती है। हालांकि जमाते इस्लामी के एक्टिविस्ट काफ़ी हैं, आइडियोलॉजिकली और रिलीजियसली बहुत चार्ज्ड हैं, भारत विरोधी हैं और उनके मोबिलाइजेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जो स्टूडेंट्स मूवमेंट भी हुआ जो दोबारा जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ उसमें उसके जो स्टूडेंट विंग है जमात इस्लामी का, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये कहा भी जाता है कि जमात इस्लामी को आईएसआई का भी समर्थन प्राप्त है। इसमें भारत की सबसे स्थिति विकट हो जाएगी। विकट इसलिए भी होगी कि 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी तो 1975 में उनको उनकी बेटी को शेख हसीना को दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में 75 से 81 तक वो दिल्ली में रही थी। यानी एक तरह से माना जाता है कि अगर शेख मुजीब या उनकी पार्टी या उनके परिवार को कोई प्रश्रय देता है तो वो भारत ही है। जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जातीय पार्टी, जो मोहम्मद इरशाद की पार्टी है, जो वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर रहे थे, वो भारत के प्रति एंटी है लेकिन न्यूट्रल है। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी या जमाते इस्लामी पार्टी जैसा उनका मुखर विरोध नहीं है। लेकिन इस समय जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो भारत के लिए इसलिए भी बड़ा दुविधा वाला है क्योंकि भारत नहीं चाहता कि एक जो रूलर वहाँ से छोड़ के भागा है उसको भारत में शरण दी जाए। इससे बांग्लादेश के लोगों का और बांग्लादेश का भारत के प्रति द्वेष और बढ़ेगा। और ऐसे समय में जब पाकिस्तान एक्टिव है, चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भारत का जो एक बॉर्डर था, जो बॉर्डर है, वो उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। बॉर्डर ही नहीं,
उसके बांग्लादेश के बॉर्डर हमारे 7 यानी एक स्टेट तरह से की- मिलते हैं। एक तरह की अस्थिरता आएगी अगर हालात इसी तरह के बने रहते हैं बांग्लादेश में, और वो भारत के लिए चिंता की बात है। भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध भी हमेशा से जिस तरह के रहे, ऐसे में भारत चाहेगा कि वो शेख हसीना को प्रश्रय तो दे ही, लेकिन वहां के लोगों की भी बात सुनी जाए।